लेट्स माई आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द एआई डिसरप्शन वी हैव बीन वेटिंग फॉर हैज अराइव्ड शीर्षक से द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आए बड़े बदलाव और उसके असर पर गहरी पड़ताल करता है। लेखक अपने निजी अनुभव से शुरुआत करते हैं, कैसे वो न्यूयॉर्क की मेट्रो में सफर करते हुए केवल मोबाइल से एआई टूल को निर्देश देकर वेबसाइट, ऐप या सर्च टूल तैयार कर लेते हैं। इसे वाइब कोडिंग कहा जा रहा है, यानी कोड खुद लिखने की बजाय एआई चैटबॉट को निर्देश देना और उससे सॉफ्टवेयर बनवाना। लेखक बताते हैं एंथ्रोपिक का क्लाउड कोड, ओपन एआई का कोडेक्स और गूगल का जेमिनाई जैसे टूल अब इतने सक्षम हो गए हैं कि पहले जिन प्रोजेक्ट्स में लाखों डॉलर और महीनों लगते थे वो अब कुछ घंटों में बन सकते हैं। लेख का मुख्य तर्क ये है, ये बदलाव सिर्फ तकनीकी सुविधा नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और रोजगार संरचना को हिला देने वाला है। बाजार में सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं क्योंकि निवेशकों को लगता है कि जब एआई खुद कोड लिख सकता है तो बड़ी टीमों और महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत कम हो जाएगी। लेखक स्वीकार करते हैं इससे लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, डिजाइनरों और तकनीकी कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। हालांकि लेख सिर्फ डर की कहानी नहीं है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में ऐसे अनगिनत छोटे बड़े काम हैं जिनके लिए लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन बजट नहीं होता। अगर एआई से कोई भी व्यक्ति खुद अपने लिए ऐप या रिपोर्ट बना सके तो एक तरह की तकनीकी आजादी होगी। ये बदलाव जोखिम भरा जरूर है। पर्यावरणीय असर, खराब या असुरक्षित कोड और अति निर्भरता जैसी चिंताएं भी हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि नई तकनीकें पहले अजीब लगती हैं, फिर सामान्य हो जाती हैं। सरल भाषा में ये लेख कहता है कि एआई अब भविष्य की बात नहीं रहा, वो वर्तमान को बदल रहा है। इससे कुछ लोग पीछे छूटेंगे, कुछ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन साथ ही नए मौके भी बनेंगे। लेखक मानते हैं कि वे खुद पहले जितने कीमती नहीं रहे, फिर भी उन्हें इस बदलाव में उत्साह दिखता है। उनका संदेश है, अगर ये तेज रफ्तार ट्रेन रुकने वाली नहीं, तो बेहतर है कि हम उसे समझें, संभल कर उसमें सवार हों और बदलाव के साथ खुद को ढालें। लेट्स माई आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख पॉपुलिज्म वी यूज टू नो व्हाट इट मीन, नाउ द डिफाइनिंग वर्ड ऑफ आवर एरा हैज अ लॉट्स इट्स मीनिंग। इसमें समकालीन राजनीति की एक बड़ी उलझन को समझाने की कोशिश की गई है। लेख कहता है 2010 के दशक में पॉपुलिज्म एक ऐसा शब्द था जिसे हम बाईं और दाईं दोनों तरह की उभरती ताकतों को समझ लेते थे। लेकिन 2020 के दशक में आकर ये शब्द अपनी धार खो चुका है, क्योंकि अब बाएं और दाएं की राहें अलग अलग दिशाओं में जा चुकी हैं। लेख के अनुसार 2008 की आर्थिक मंदी के बाद दुनिया भर में कई नए नेता उभरे जिन्होंने हम बनाम वो की भाषा अपनाई। प्रभावशाली नारे, सीधे जनता से संवाद और स्थापित सत्ता के खिलाफ गुस्से ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। अमेरिका में बैरन सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप को एक ही खांचे में पॉपुलिस्ट कहा गया, जबकि दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग थे। सैंडर्स सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे, जबकि ट्रंप राष्ट्रवादी और कठोर नीतियों के जरिए सत्ता को केंद्रीकृत करना चाहते थे। लेख बताता है कि समय के साथ दाएं पंथ की ताकतें मजबूत होती गईं। जॉर्जिया मेलोनी जैसे नेताओं ने पारंपरिक संस्थाओं से समझौता कर अपनी तरक्की पक्की की, जबकि ट्रंप ने टकराव का रास्ता चुना। इसके विपरीत स्पेन की योलांडा डायज ने समझौते की नीति अपनाई, लेकिन सीमाएं साफ दिखीं। और फ्रांस के जीन ल्यूक मैकॉनन ने टकराव चुना तो वो अलग थलग पड़ गए। यानी बायां पंथ चाहे समझौता करे या संघर्ष, उसे संस्थागत ढांचे से कड़ा विरोध झेलना पड़ता है, जबकि दायां पंथ उसी ढांचे में ज्यादा आसानी से जगह बना लेता है। लेख का मूल संदेश ये है कि पॉपुलिज्म
अब हमारे दौर को समझाने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं रहा। पहले ये चुनावी रणनीति का नाम था, नारों और भाषा का खेल। अब असली सवाल ये है कि सत्ता में आने के बाद ये ताकतें संस्थाओं के साथ कैसा रिश्ता बनाती हैं। दायां पंथ मौजूदा आर्थिक सामाजिक ढांचे को मजबूत करता है, इसलिए उसे उतना विरोध नहीं झेलना पड़ता। बायां पंथ उसे बदलना चाहता है, इसलिए उसे हर मोर्चे पर बाधाएं मिलती हैं। साफ शब्दों में लेख कहना चाहता है कि आज की राजनीति को केवल शैली या भाषण से नहीं समझा जा सकता। असली लड़ाई संस्थाओं, सत्ता संतुलन और नीतिगत दिशा की है। पॉपुलिज्म शब्द अब धुंधला हो चुका है। अगर हमें आज की सच्चाई समझनी है, तो हमें ये देखना होगा कि कौन ताकत व्यवस्था को चुनौती दे रही है और कौन उसे अपने हित में ढाल रही है। यही आज की राजनीति का असली चेहरा है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस मीट, हु इज इन, हु इज आउट, व्हाट्स ऑन द एजेंडा। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में अपने प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक बुला रहे हैं, जिसका मुख्य एजेंडा गाजा के पुनर्निर्माण और वहां की भावी व्यवस्था को लेकर है। लेख के मुताबिक ये बैठक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में हो रही है, जहां लगभग 26 देश संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ चुके हैं, जबकि कई यूरोपीय ताकतें दूरी बनाए हुए हैं। ट्रंप ने इस बोर्ड को इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निकाय बताया है। आलोचकों का कहना है कि इसका दायरा संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को चुनौती देने जैसा है। बैठक का मुख्य मुद्दा गाजा के पुनर्निर्माण के लिए लगभग $5 अरब की शुरुआती फंडिंग और एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स का प्रस्ताव है, जो युद्ध विराम के बाद गाजा में सुरक्षा संभालेगी। गाजा के पुनर्निर्माण की कुल लागत संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से करीब $70 अरब आंकी गई है। ट्रंप प्रशासन की योजना में चरणबद्ध युद्ध विराम, हमास का निरस्त्रीकरण और एक अस्थायी प्रशासनिक ढांचा शामिल है। इस बोर्ड को पहले गाजा तक सीमित बताया गया था, लेकिन अब इसका दायरा विश्व शांति तक बढ़ा दिया गया है। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी शामिल होने का न्योता दिया है। पुतिन अभी अनिश्चित हैं, जबकि नेतन्याहू ने स्वीकार किया है। यूरोप का रुख बटा हुआ है। यूरोपियन यूनियन सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन ने दूरी बनाई है। हंगरी और बुल्गारिया जैसे कुछ देश जुड़ चुके हैं। वहीं इटली, ग्रीस और रोमानिया जैसे देश पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं। मध्य पूर्व के कई देश सऊदी अरब, कतर, तुर्की, यूएई, मिस्र, जॉर्डन इस पहल में शामिल हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है ये देश गाजा के हित के साथ साथ अमेरिका से अपने रिश्ते मजबूत रखने की रणनीति भी देख रहे हैं। एशिया से इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान के नेता भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए फैसला घरेलू राजनीति में भी असर डाल सकता है, क्योंकि दोनों देशों में फिलिस्तीन के समर्थन की मजबूत भावना है। भारत ने अभी दूरी बनाए रखी है। लेख का सीधा संदेश ये है कि बोर्ड ऑफ पीस केवल गाजा के पुनर्निर्माण की योजना नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की नई कूटनीतिक बिसात है। यूरोप जहां बहुपक्षीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर जोर दे रहा है, वहीं एशिया और मध्य पूर्व के कई देश व्यवहारिक राजनीति के तहत अमेरिका के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। असल सवाल यह है, क्या ये पहल सच में शांति और पुनर्निर्माण का रास्ता खोलेगी, या फिर ये वैश्विक राजनीति में नई ध्रुवीकरण रेखाएं खींचेगी? यही इस लेख का सार है। गाजा के बहाने दुनिया की नई कूटनीतिक तस्वीर बन रही है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast.